तो अब तक हमने देखा कि किस तरह से डिफरेंट एक्टिविटीज़ में केमिकल चेंजेस होते हैं। अब हम देखेंगे कि उन केमिकल चेंजेस को किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग की बात करें, इट बर्न्स इन एयर, तो मैग्नीशियम का रिबन जब एयर में बर्न करता है, जलता है, तो उस टाइम आप किसी को अगर आपने डिफाइन करना है कि क्या हुआ रिएक्शन में, तो एक तो तरीका क्या आप बोल सकते हैं कि अ मैग्नीशियम रिबन ऑन बर्निंग गेव अ वाइट कलर सॉलिड विच इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट केमिस्ट्री में क्या आप हमेशा किसी भी रिएक्शन को इस तरह से बोल के लिखेंगे? नहीं लिख सकते वैसे, ठीक है। तो केमिस्ट्री में किसी भी केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, आप बताएंगे कि क्या आपके पास इनिशियली था, तो हमारे पास मैग्नीशियम था, प्लस अब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में बना है। ऑक्साइड का मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड हुई है, तो O2 के साथ उसका रिएक्शन हुआ होगा, और क्योंकि आपने उसको हीट किया है तो यहाँ पर आपको हीट लिखना पड़ेगा, और वो फाइनली कन्वर्ट हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है MgO। अब ये इक्वेशन अगर आप लिख देते हैं तो इसका मतलब डायरेक्टली आपने डिफाइन कर दिया कि क्या हुआ। तो आपने मैग्नीशियम और O2 का रिएक्शन करवाया हीट करके, जिसमें फाइनली आपको प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। तो इक्वेशन डिफाइंस व्हाट चेंज हैज़ टेकन प्लेस, कि जो आपके इनिशियली प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स थे उनको रिएक्टेंट्स कहा जाता है, जो फाइनली बनता है चेंज होने के बाद दोज आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आपने बताया कि रिएक्टेंट कौन थे और यहाँ पे प्रोडक्ट कौन है। बट क्या ये रिएक्शन कंप्लीट है? कंप्लीट नहीं है। देखिए, फर्स्ट स्टेप आपने सिर्फ ये लिखना है कि चेंज हुआ क्या। सेकेंड स्टेप इज चेक if the equation is balanced। ठीक है, तो बैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब है कि आपको चेक करना है कि दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स बराबर हैं सभी स्पीशीज के या नहीं। अब देखिए, लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम का एक एटम है, राइट साइड में भी एक ही एटम है, तो ये बैलेंस है। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 2 एटम है, राइट साइड में एक है, तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। ओके, मतलब अपनी तरीके से आप ट्राई करेंगे कि कैसे इसको हम बैलेंस करें। तो देखिए, O2 को अगर मैं रखता हूं तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन लगानी पड़ेंगी, बट MgO में आपने O चेंज नहीं करना। आपने कभी ये नहीं लिखना कि MgO2 बन गया, क्योंकि वो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं होता। ओके, तो ये आप ऑक्साइड कैटेगरी में नहीं है, ये आप किसी और कैटेगरी में चले जाएंगे। तो कभी भी किसी भी प्रोडक्ट को या रिएक्टेंट को चेंज नहीं करना है। चेंज क्या करना है? उसके आगे लगे हुए नंबर, जैसे यहाँ पर आप 2 कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मैग्नीशियम हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी 2 मैग्नीशियम लेने पड़ेंगे। अब देखिए, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम है, अब यहाँ पर भी 2 × O, 2O का मतलब 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो ये अब बैलेंस्ड इक्वेशन है। थर्ड पॉइंट, फिजिकल स्टेट ऑफ species are mentioned। ओके, फिजिकल स्टेट का मतलब है कि जो आपने सब्सटेंस लिया वो सॉलिड था, लिक्विड था या गैस था, ये आपको डिफाइन करना है। तो मैग्नीशियम एक मेटल है, तो ये सॉलिड में होगा, तो मैग्नीशियम सॉलिड हमने लिया था स्ट्रिप में। ऑक्सीजन एक गैस है, तो O2 के आगे आपको गैस लिखना पड़ेगा। दिस ट्राइंगल का जो ये साइन है, इसको इसी को हीट कहा जाता है। अगर आप हीट लिखें या ट्रायंगल ड्रॉ करें तो इसका मतलब एक है। और फाइनली जो 2 MgO बना, वो भी देखा आपने कि एक सॉलिड है, पर सॉलिड बहुत वो फ्रेजाइल है, वो एकदम से पाउडर फॉर्म में टूट जाता है, बट स्टिल इट इज़ अ सॉलिड। तो अब हम बोल सकते हैं कि ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है जिसमें हमने फिजिकल स्टेट्स को भी डिफाइन किया है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो यहाँ पर हम कुछ रिएक्शंस की बैलेंसिंग पहले प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट इज आयरन प्लस H2O गिव्स यू Fe3O4 प्लस H2। अब इसमें पहला पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि ऑलवेज स्टार्ट बैलेंसिंग द एटम्स और बैलेंसिंग द स्पीशीज
containing maximum number of atoms, कि आपने पहले उस स्पीशीज़ को बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो देखिए इस रिएक्शन में Fe3O4 वो स्पीशीज़ है जिसमें 3 आयरन के एटम्स हैं और 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो पहले हम इसको बैलेंस करेंगे। तो देखिए अगर प्रोडक्ट में आपको 3 आयरन चाहिए तो रिएक्टेंट में भी 3 ही लेने पड़ेंगे। तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा 3 आयरन प्लस, अब देखिए H2O। अब क्योंकि यहाँ पर Fe3O4 है तो 4 ऑक्सीजन आपको चाहिए, तो 4 ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर 4 H2O आपको लेने पड़ेंगे। और अब जो H2 है, अब हाइड्रोजन, अब देखिए आयरन बैलेंस हो चुका, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुकी है, अब बचा है हाइड्रोजन। तो यहाँ पर H2 है, यहाँ पर 4 H2 हैं, या आप बोल सकते हैं कि 8 हाइड्रोजन के एटम लेफ्ट में हैं जबकि 2 हाइड्रोजन के एटम्स राइट में हैं। तो यहाँ पर उसका 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो नाउ दिस इज़ अ बैलेंस्ड इक्वेशन। पर क्या हमने इनकी फिजिकल स्टेट डिफाइन की है? फिजिकल स्टेट हमने डिफाइन नहीं की। तो फिजिकल स्टेट अगर आपको इक्वेशन में या क्वेश्चन में दिया हो कि क्या है, अब देखिए ये वाटर लिक्विड भी हो सकता है, ये स्टीम भी हो सकता है, वेपर फॉर्म में भी हो सकता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हो कि गिव अ केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन मेटल विद स्टीम टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड Fe3O4, तब अगर आपको लिखा है कि H2O स्टीम है तो फिर आप फाइनली लिखेंगे कि आयरन सॉलिड फॉर्म में था, 4 H2O गैसेस फॉर्म में है, और फाइनली जो Fe3O4 बनेगा ये भी सॉलिड है, और जो 4 हाइड्रोजन निकलेंगी वो गैस होगी। तो नाउ दिस इज़ अ कंप्लीट इक्वेशन जहाँ पर एटम्स भी बैलेंस्ड हैं मास कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग, और सबकी हमने फिजिकल स्टेट भी डिफाइन की है। तो क्या याद रखना है? ऑलवेज स्टार्ट बैलेंसिंग जिस स्पीशीज़ में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, K2CrO4 दैट इज पोटाशियम क्रोमेट प्लस बेरियम नाइट्रेट गिव्स यू बेरियम क्रोमेट प्लस पोटाशियम नाइट्रेट। ठीक है, इसका नाम मैं लिख देता हूँ, दिस इज पोटाशियम क्रोमेट, दिस इज बेरियम नाइट्रेट, और साथ साथ में आप नाम भी इनके याद करते जाएं। दिस इज बेरियम क्या होगा? क्रोमेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर K2 की जगह बेरियम लगा दिया है, बाकी आयन तो सेम है। ठीक है, तो उस आयन का नाम चेंज नहीं होगा, तो बेरियम क्रोमेट, और ये हो जाएगा पोटाशियम। ठीक है, इसको मैं आधा लिख रहा हूँ, पोटाशियम आप कंप्लीट लिखेंगे जब भी लिखेंगे, पोटाशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर अब देखें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स आपको किस पर्टिकुलर स्पीशीज़ में मिल रहे हैं। देखिए बेरियम नाइट्रेट में, बेरियम में 1 बेरियम है, नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं। ठीक है, वैसे K2CrO4 में भी ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, 1 क्रोमियम है और 2 पोटाशियम है। ओके, तो इन दोनों में से किसी एक को भी आप बैलेंस करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा 4, 5, 6, 7, और यहाँ पर 3 × 2 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो बेरियम नाइट्रेट से हम स्टार्ट कर सकते हैं या पोटाशियम क्रोमेट से भी आप कर सकते हैं। तो हीट एंड ट्रायल मेथड है। अब देखिए प्रोडक्ट में बेरियम के एटम कितना? 1 है, रिएक्टेंट में भी 1 है, तो बेरियम को अभी डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। पोटाशियम प्रोडक्ट में 1 है, रिएक्टेंट में 2 हैं, तो क्या करेंगे हम? प्रोडक्ट में पोटाशियम को हम बढ़ा देंगे। कितना बढ़ाएंगे? 2KNO3। अब देखिए, अब 2 करने से यहाँ पर NO3 के भी 2 हो गए, मतलब 2 नाइट्रोजन और 6 ऑक्सीजन, तो NO3 2 बन गए। तो देखिए बेरियम नाइट्रेट में भी NO3 के 2 यूनिट्स लगे हुए हैं, तो मतलब NO3 भी बैलेंस हो गया साथ में ही। तो बेरियम नाइट्रेट को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर K2CrO4, अब देखिए CrO4 यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 CrO4 है, बेरियम 1 है, पोटाशियम 2 है, यहाँ पोटाशियम 2 है। नाउ इट इज़ अ बैलेंस्ड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एटम्स। उसके बाद आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक्वस कंडीशन में है, सॉलिड हैं, किस फॉर्म में हैं। तो यहाँ बेसिकली हम क्या ले रहे हैं? हम यहाँ पर इनको सोल्यूशन फॉर्म में ले रहे हैं कि जब पोटाशियम क्रोमेट का
सॉल्यूशन बेरियम नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ कंबाइन करता है तब उनके बीच में एक रिएक्शन होता है। ठीक है, तो अभी हमें कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई है कि एक्वस थे या नहीं थे, क्या था, तो इसलिए अब हम इनकी फिजिकल स्टेट डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे थर्ड रिएक्शन CH4 + O2 गिव्स यू CO2 + H2O। अब सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसके पास है? CH4 के पास। तो देखिए कार्बन लेफ्ट में एक है, राइट में भी एक है, और हाइड्रोजन लेफ्ट में 4 हाइड्रोजन्स हैं, राइट में 2 हैं। तो 4 करने के लिए इसको क्या करेंगे आप? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 2 ऑक्सीजन इसमें है, 2 ऑक्सीजन इसमें है, टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं पूरे प्रोडक्ट में, और रिएक्टेंट साइड में सिर्फ 2 ही हैं, तो उसको 4 करने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखिए 1 कार्बन था रिएक्टेंट में, 1 कार्बन है प्रोडक्ट में, 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं रिएक्टेंट में और 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं प्रोडक्ट में, और 4 हाइड्रोजन थे रिएक्टेंट में और 4 हाइड्रोजन हैं प्रोडक्ट में। तो नाउ इट इज़ अ बैलेंस्ड इक्वेशन। पर अब आपको पता है कि जो मीथेन है ये जनरली गैसेस फॉर्म में रहती है, अनलेस अनटिल बहुत ही लो टेम्परेचर हो और वो लिक्विड फॉर्म में आए। तो आप लिख सकते हैं कि CH4 गैस का ये बर्निंग रिएक्शन है। जब कोई भी हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, दैट इज़ उसका कंबस्शन हो रहा है, इट इज़ अ कंबस्शन रिएक्शन। ठीक है, +2 O2 गैसेस, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगी वो भी गैस होगी, +2 H2O। अब ये आपका गैसेस फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है। तो अभी हम इसको गैस ले लेते हैं कि जब जलेगा तो ऑब्वियसली पानी के वेपर्स ही बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये रिएक्शन लिख दिया, और हीट करने पे ये रिएक्शन होगा कि मीथेन गैस डायरेक्टली जलना स्टार्ट नहीं करती ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आने पे, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में मीथेन गैस होती है, उसे यहाँ पे जलाना पड़ता है, उसे टेम्परेचर देना पड़ता है। जैसे आप घर पे जब गैस ऑन करते हैं तो ऑन करने पे गैस तो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में है, पर क्या वो जलना शुरू होती है? आपको लाइटर का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको वहाँ पर एक इग्निशन देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर हीट साइन हम लगा देते हैं। अब देखिए थोड़े से क्वेश्चंस हम रिवाइज कर लेते हैं NCERT के आपकी टेक्स्ट बुक के। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर? तो मैंने आपको पहले ही भी समझाया था कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना ज़रूरी है, क्योंकि मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है और इसके सरफेस पे एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है अगर इसको आप ओपन हवा में, मतलब काफ़ी देर के लिए, कुछ देर के लिए भी छोड़ते हैं। ठीक है, तो इमीडिएटली ये एयर के साथ कांटेक्ट में आने से रिएक्ट करता है और ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। तो फर्स्ट का हम आंसर लिख देते हैं, टू रिमूव एनी ऑक्साइड लेयर present on the surface of मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, तो वो आप उसको सैंड पेपर से अगर आप क्लीन करते हैं तो वो ऑक्साइड की लेयर निकल जाएगी और आपके पास फ्रेश शाइनिंग मैग्नीशियम का सरफेस होगा। वो क्यों चाहिए हमें? क्योंकि अगर आपका मैग्नीशियम डायरेक्टली एयर के साथ कांटेक्ट में आएगा तो जल्दी रिएक्ट करेगा। अगर उसके ऊपर पहले ही एक कोटिंग हो चुकी है तो उसका रिएक्शन काफ़ी स्लो होगा। सेकंड क्वेश्चन दिया गया, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। तो देखिए सेकंड में आपको दिया गया हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स यू हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो देखिए H2 2 हाइड्रोजन है तो राइट में भी 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। यहाँ पर 2 क्लोरीन के एटम्स हैं तो राइट में भी 2 होने चाहिए। तो मॉलिक्यूल को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। और हाइड्रोजन नॉर्मली गैसेस फॉर्म में होता है, क्लोरीन भी गैसेस फॉर्म में होती है, गिव्स यू 2 HCl, तो HCl भी गैसेस फॉर्म में ये बनेगा। तो ये आपके पास सेकंड का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। देखिए बेरियम क्लोराइड मतलब ये हो गया बेरियम, और बेरियम पे होता है 2 पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए क्लोरीन के 2 चाहिए। तो बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, ये है Al2SO4 थ्राइस। क्यों है ये Al2SO4 थ्राइस, ये भी आपको मैं समझाता हूँ, अभी रुकिए। इट गिव्स यू बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl
3। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में तो डेफिनेटली पढ़ा होगा कि जैसे मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव, जब वो आयन बनाता है। कैल्शियम पे भी 2 पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि ये सेकंड ग्रुप के मेंबर हैं, ठीक है। तो बेरियम भी सेकंड ग्रुप है, तो बेरियम पे भी 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप का मेंबर है, तो एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये चार्जेस को बैलेंस कर रहे हैं। तो बेरियम पे 2 पॉजिटिव है और क्लोरीन पे 1 नेगेटिव है, सल्फेट पे 2 नेगेटिव है। तो 1 नेगेटिव क्लोरीन अगर बेरियम 2 पॉजिटिव को बैलेंस करेगा तो 2 क्लोरीन चाहिए, तो बेरियम Cl2, ओके, BaCl2। एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव है और सल्फेट पे कितना है, 2 नेगेटिव। तो ये एक फॉर्मूला या ये ट्रिक आपने पढ़ी होगी कि ये चार्ज यहाँ चला जाता है और ये जो 2 है ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आप लिख सकते हैं Al2SO4 थ्राइस, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी राइट द फॉर्मूलाज। तो ये प्रोडक्ट अब उसको बैलेंस करना है। अब देखिए सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स Al2SO4 थ्राइस के पास हैं, तो यहाँ से हम बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे। इसमें 2 एल्यूमिनियम है, तो यहाँ पर हम 2 AlCl3 कर देते हैं, तो एल्यूमिनियम तो बैलेंस हो गया। अब देखिए क्लोरीन यहाँ पर, या चलिए पहले सल्फेट को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर सल्फेट के 3 यूनिट हैं, तो यहाँ पर सल्फेट का 1 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बेरियम के भी 3 हो गए, तो लेफ्ट में बेरियम को फिर से 3 करना पड़ेगा। अब बेरियम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया BaCl2 को, तो Cl के कितने हो गए, 3 × 2 6 एटम्स, ठीक है। क्लोरीन के 6 एटम्स हो गए। अब राइट में देखें तो क्लोरीन के 3 × 2 यहाँ भी 6 हैं, मतलब ये बैलेंस हो गया। तो बेरियम के यहाँ पर 3 एटम, यहाँ भी 3 एटम्स, क्लोरीन के यहाँ 6 एटम्स, यहाँ पर भी 6 एटम्स, एल्यूमिनियम के 2 एटम, एल्यूमिनियम के 2 हैं, सल्फेट के 3 यूनिट्स हैं, यहाँ पर सल्फेट के 3 यूनिट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने हमें डिफाइन नहीं किया कि ये एक्वस सॉल्यूशन है क्या है, बट ऑब्वियसली बात है कि जब आयंस एक्सचेंज होते हैं कि बेरियम का जो Cl नेगेटिव था ये एल्यूमिनियम के साथ चला गया, एल्यूमिनियम का जो सल्फेट था वो इसके पास आ गया, मतलब दोनों ने अपने आयंस बदल लिए। तो ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये एक्वस फेज में ही हो सकता है, सॉलिड फेज में ये नहीं हो सकता। तो बेरियम सल्फेट सॉलिड बनता है, इसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो अभी के लिए आप ये याद कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, सोडियम प्लस वाटर गिव्स यू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो देखिए थर्ड इक्वेशन, सोडियम प्लस वाटर गिव्स यू सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पर H2O से बैलेंसिंग अगर हम स्टार्ट करें तो देखिए H2O में एक ऑक्सीजन है, राइट साइड में भी एक ही ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर राइट में हाइड्रोजन टोटल 3 हैं। तो अब 3 हाइड्रोजन्स को आप कैसे बैलेंस करेंगे यहाँ पे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम 2H2O करके देखते हैं। तो हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 2 हो जाएंगी, ऑक्सीजन 2 हो जाएंगी तो यहाँ 2 से इस NaOH को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 2 ऑक्सीजन हो गई और टोटल हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन यहाँ हैं, 2 हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल में है, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। बचा सोडियम, सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 सोडियम, बैलेंस इक्वेशन आ गई। और सोडियम एक मेटल है तो ये सॉलिड में होगा। वाटर क्योंकि लिक्विड है, इसको पानी में डाला हमने डायरेक्टली, यहाँ पर इन्होंने आइस या स्टीम वर्ड यूज़ नहीं किया तो हम H2 को लिक्विड ही मानेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जनरली एक सॉलिड होता है, पर यहाँ पर क्योंकि हम एक्सेस ऑफ वाटर में, हम पानी में सोडियम को डाल रहे हैं तो जो भी NaOH बनेगा वो एकदम से डिज़ोल्व हो जाएगा, तो ये एक्वस कंडीशन में होगा और H2 जो गैस बनती है ये बाहर निकल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सोडियम पानी के साथ रिएक्ट करता है और NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम सोडियम को जनरली कैरोसिन ऑयल में रखते हैं या किसी और या हाइड्रोकार्बन में रखते हैं उसको, ठीक है, जहाँ पर उसको पानी के साथ कांटेक्ट उसका ना हो सके। अब देखिए जैसे इन्होंने यहाँ पर सोडियम को काटा है, क्योंकि एक सॉफ्ट मेटल है, अल्कली मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, ये सॉफ्ट मेटल है, इसको आप
छुरी से भी काट सकते हो, नाइफ से इट कैन बी इजीली कट। अब जैसे ही काटा यहाँ पर देखिए शाइन ज़्यादा है जबकि बाहर वाले सरफेस पे शाइन कम है। क्यों? क्योंकि ये मेटल्स एयर के साथ कांटेक्ट में आने पे ऑक्साइड बनाते हैं जनरली, और ऑक्साइड की फॉर्मेशन से इनका जो सरफेस है वो डल हो जाता है, वो उतना शाइनी नहीं रहता। तो उस लेयर को हटाने के लिए ही हम मैग्नीशियम रिबन को पहले साफ़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही आप फ्रेशली इसको काटेंगे, अभी ये सरफेस ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाया है, इसलिए ये शाइनी है। थोड़ी देर के बाद इसका कलर भी डल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास सोडियम मेटल आ गया। अब इस सोडियम मेटल को हम पानी में डाल के देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने चेक किया है कि क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो यस, देखिए लाइट्स जल रही हैं, तो क्योंकि ये मेटल है तो ये लाइट भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अब जैसे ही एक पीस सोडियम मेटल का पानी में डाला गया, देखिए ये क्या जनरेट हो रहा है, ये पीस छोटा होता जा रहा है क्योंकि ये रिएक्ट कर रहा है लगातार, जिसमें NaOH बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रही है। ये देखिए NaOH यहाँ पर डिज़ोल्व होता जा रहा है पानी में। और क्यों ये सोडियम का जो पीस है ये इधर उधर क्यों घूम रहा है? क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है उसके फोर्स से इतना फास्ट रिएक्शन हो रहा है कि हाइड्रोजन गैस बहुत निकल रही है, उसकी फोर्स से ये सोडियम इधर उधर देखिए मूव कर रहा है सरफेस पे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हाइड्रोजन गैस जनरेट कर रहा है इसको हम इस टेस्ट ट्यूब में इकट्ठी कर रहे हैं कि जो जनरेट होकर बाहर निकलेगी वो इस टेस्ट ट्यूब में थोड़ी सी गैस आ जाएगी, हाइड्रोजन गैस। अब जैसे ही इस हाइड्रोजन गैस वाली टेस्ट ट्यूब को आप फ्लेम के पास लाएंगे, अब आपको लगा कि सडनली यहाँ पर तो ज़्यादा आग लगनी चाहिए, बट क्या हुआ, ये आग एकदम से बुझ गई कैंडल की। तो कैंडल की जो फ्लेम है वो इसलिए बुझी क्योंकि कंबशन इतना ज़ोर से हुआ, उसके इम्पैक्ट से ही वो फ्लेम बुझ गई। तो ये कंफर्म करता है, जो पॉपिंग साउंड है इसकी, ये कंफर्म करती है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट थी। तो दैट इज़ द रिएक्शन ऑफ सोडियम इन वाटर। अब देखिए नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब हमें स्टेट ऑफ सब्सटेंस भी डिफाइन करना है कि वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। तो फर्स्ट इज देखिए, फर्स्ट इज सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन है तो BaCl2 एक्वस होगा, प्लस सोडियम सल्फेट। ठीक है, इन्होंने सॉल्यूशंस लिखा है, सॉल्यूशंस मतलब दोनों के सॉल्यूशन है। तो सोडियम सल्फेट इज Na2SO4, ये भी एक्वस फॉर्म में होगा। और इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, तो ये बनेगा इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। इनसॉल्युबल का मतलब इसको आप एक्वस नहीं लिख सकते, ये सॉलिड होगा, प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl, ये भी एक्वस आएगा। अब सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स Na2SO4 के पास हैं, तो 2 सोडियम है यहाँ पे Na2, तो 2 सोडियम को बैलेंस करने के लिए 2 NaCl करेंगे। सल्फेट यहाँ एक ही पार्ट है, तो यहाँ पर भी सल्फेट का एक ही पार्ट है। बेरियम एक है, यहाँ भी बेरियम एक है, पर 2 NaCl में क्लोरीन कितने हैं? 2 क्लोरीन है, तो देखिए यहाँ पर भी क्लोरीन 2 हैं। नाउ इट इज़ अ बैलेंस्ड इक्वेशन। अब नेक्स्ट पार्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद HCl एसिड टू प्रोड्यूस NaCl एंड वाटर। तो यहाँ पर दिया गया है NaOH का सॉल्यूशन, NaOH एक्वस प्लस HCl एक्वस गिव्स यू NaCl एक्वस प्लस H2O। तो ये सिंपल एक एसिड बेस रिएक्शन है जहाँ पर NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है और साथ में वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर हुआ क्या, Na पॉजिटिव कंबाइन कर गया Cl नेगेटिव के साथ और H पॉजिटिव कंबाइन कर गया OH नेगेटिव के साथ। तो ये दोनों आपस में कंबाइन कर गए और ये दोनों आपस में कंबाइन करके, तो दिस इज कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एक एसिड ने एक बेस को न्यूट्रलाइज किया है और यहाँ पर सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन हो गई है। तो नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन और हमने सबकी स्टेट भी डिफाइन कर दी है।